भारत सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार वालों की 20 साल तक जासूसी कराती रही। इस खुलासे से भारतीय राजनीति में एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। नेताजी पर किताब लिख रहे लेखक अनुज धर ने नेशनल आर्काइव से मिले दस्तावेजों के आधार पर बताया है कि सरकार 1948 से 1968 तक कोलकाता में बोस के 2 घरों की जासूसी कराती रही। खासकर उनके 2 भतीजों शिशिर बोस और अमेय नाथ बोस के पीछे जासूस लगे हुए थे। उनके पत्र भी देखे जाते थे। यहां तक कि नेताजी की धर्मपत्नी और शिशिर बोस के बीच की चिट्ठियां भी इस जासूसी के दायरे में आ गई थी। इंडियाज बिगेस्ट कवर अप नाम से किताब लिखने वाले अनुज धर का कहना है कि नेताजी से जुड़े दस्तावेजों को कोई सरकार सार्वजनिक करने को तैयार नहीं है, जबकि इसे जनता के सामने आना चाहिए। जितनी फाइलें हैं, सारी की सारी फाइलें बिना कट, बिना सेंसरशिप के पब्लिक की जाए। उसके बाद में हमें प्रधानमंत्री जी का पर्सनल कमिटमेंट चाहिए कि सरकार के पास में कागज का टुकड़ा भी नहीं बचा। जब तक आप इनसे पर्सनल कमिटमेंट नहीं लेंगे, आईबी के चीफ से और इनके रॉ के चीफ से और प्रधानमंत्री से, तब तक आप मुझसे लेखपाल जी के लोग छुपा देंगे। उनके परिवार सदस्यों के ऊपर में अगर ऐसी जासूसी हुई तो प्रश्न तो उठ ही जाते हैं। अब क्या तथ्य है, इस पे कुछ ना कुछ तो बाहर स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी भी उसे समझाना चाहिए। कहीं ये नेतृत्व का विषय तो नहीं था उस समय का। और हमारे साथ एक इतिहासकार प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। आप इस पूरी खबर को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं इस खबर को इस तरह से देखता हूं कि जो लोग आजादी के आंदोलन में से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं थे, उनको लगता है कि ये जो आजादी की लड़ाई थी वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, बट आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। नेहरू बोस से लड़ रहे थे, भगत सिंह गांधी जी से लड़ रहे थे, बोस गांधी जी से लड़ रहे थे। ये तो बिल्कुल एक अजीबोगरीब इतिहास बताया जा रहा है। हमारे जो आजादी के आंदोलन था उसमें अलग अलग विचारधाराएं जरूर थी। उसमें आपको मालूम है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडरशिप में फॉर एग्जांपल आपके ईएमएस नमूद्रीपद भी थे, उसमें हरकिशन सिंह सुरजीत भी थे, उसमें सुभाष बोस भी थे, उसमें तो ये सारी विचारधाराएं थी। इनके आपस में डिफरेंसेस थे, पर ये जो पॉलिटिकल यूज किया जा रहा है कि उसके बाद कि ये नेहरू को लीडरशिप का खतरा हो गया और कि बोस अभी अलाइव थे, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। 4 कमीशनें बैठ चुकी हैं इस पे। ये पहला कमीशन जो बैठा था नेताजी के ऊपर, वो इंडियन किसी ने नहीं बिठाया था, वो माउंटबैटन ने बिठाया था एज लीडर ऑफ द हेड ऑफ द साउथ ईस्ट डिवीजन। और उस कमीशन का जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें उन्होंने नेताजी के क्लोजेस्ट पीपल लाइक हबीबुर रहमान वगैरह जो उनके बिल्कुल साथ थे, उन सबको कमीशन में रखते हुए, इंक्वायरी करते हुए, उन डॉक्टर्स, नर्सेज जिन्होंने ट्रीट किया बोस को, उन सबसे इंटरव्यू करते हुए कंक्लूजन में आते हैं कि देयर इज नो डाउट कि बोस इज नो लॉन्गर अलाइव। यही चीज फिर दोहराई जाती है। नेहरू जी आजादी के बाद शाहनवाज खान कमेटी बिठाते हैं। शाहनवाज खान तो आप जानते हैं आईएनए के इतने बड़े लीडर, राइट हैंड मैन ऑफ बोस। अगर उनको एक दूसरे में दुश्मनी थी तो शाहनवाज खान को क्यों उस कमेटी में बिठाएंगे, है ना। फिर 1970 में एक और कमेटी बैठती है, जीडी खोसला कमेटी। सबके सब अग्रीड हैं कि बोस इज नो लॉन्गर अलाइव। फिर एनडीए की सरकार 1999 में एक कमेटी बिठाती है। वो कहते हैं कि जी नहीं, ये सारा जो एविडेंस था, क्योंकि वो ओरल एविडेंस था इसलिए वो ठीक नहीं है। तो आप एक बिना बात के एक स्टोरी को उठा लेते हैं। और जहां तक कि ये जो डॉक्यूमेंट्स का सवाल है, उस पर तो कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता जब तक हमको पता नहीं है कि किसने ऑर्डर किया था, कौन से, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, क्यों किया था। उसके आसपास जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। पर इसमें पॉलिटिकल मोटिवेशन, सबसे पहले ये मत अज्यूम कर लेना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू बहुत डर गए थे कि बोस आ जाएंगे। ऐसा हमारा आजादी की लड़ाई इस किस्म की नहीं थी। नेहरू और बोस दोनों कॉमरेड थे, इकट्ठे भी बहुत साल लड़े, पर उनकी विचारधाराओं में जिस तरह से आप कह रहे हैं, आपने ये बताया, बहुत अच्छा है दर्शकों के लिए जानने के लिए कि इतनी सारी कमीशन थी। फिर 99 में एनडीए ने भी बनाई और फिर ये कहा, कमीशन बनाया कमेटी, और कहा कि भाई ये ओरल दस्तावेज है। बहरहाल एक तरफ इतनी कमीशंस बैठी और नेताजी के जो बिल्कुल बहुत क्लोजेस्ट लोग थे उनसे बातचीत हुई और उस लिहाज से जो भी कंक्लूजन आया। लेकिन जिस तरह से ये खबर आज छपी और ये आई है, कहा जा रहा है, ये शायद आशय निकाला जा रहा है कि नेहरू जी को अपनी सत्ता जाने का डर था। लेकिन आपने सब देखा, इतिहास आपने पढ़ा है, वो सब पढ़ा है जो शायद आज की जनरेशन ने नहीं पढ़ा।
इन दोनों के रिश्ते कैसे थे? अलग अलग विचारधारा दोस्तों के भी हो सकते हैं, लेकिन दो उस जमाने में दो ये बड़े नायक थे हमारे देश के सामने। किस तरह की इन दोनों का इंटरैक्शन था, या कुछ बताइए दर्शकों को। देखिए, इनका शुरू में तो 1920s में तो बहुत अच्छे रिश्ते थे। ये दोनों यूथ के लीडर माने जाते थे और सोशलिज्म के भी और लेफ्ट के लीडर भी माने जाते थे। पर उसी वक्त 1930s में आके इनके डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। जबकि दुनिया में ये फासिज्म खड़ा होता है तब डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि बोस जो थे वो फासिज्म के तरफ थोड़े सॉफ्ट थे। वो तो मुसोलिनी से भी मिलने गए, जर्मनी भी गए, जर्मन सपोर्ट भी मांग रहे थे, जापान भी गए। परंतु नेहरू इसमें बिल्कुल क्लियर थे कि फासिज्म इज एब्सोल्युटली एन एनिमी, इसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है। इस पे इनके डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। और पर देखिए, दोनों की जो पेट्रियोटिज्म थी, भगत सिंह का बड़ा एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस था बोस और नेहरू का। दोनों को ही पेट्रियट मानते थे, पर वो कहते थे कि नेहरू जी का बड़ा क्लियर कट साइंटिफिक एक विजन था, और बोस का बड़ा इमोशनल एक वो था। दोनों चीजें की जरूरत होती है। तो वो इमोशन में कई बारी आदमी गलत रास्ते पे भी जा सकता है। आफ्टर ऑल ये जर्मनी और जापान और ये इनके साथ हाथ मिलाना तो कोई भी आज की डेट में कोई भी नहीं कहेगा कि ये बहुत अच्छा पॉलिसी था या करेक्ट पॉलिसी था, है ना। आदमी गलती भी कर सकता है। और परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो पेट्रियट नहीं है और वो लोग इकट्ठे नहीं है। आपको याद रहना चाहिए कि जब ये आईएनए की ट्रायल्स होते हैं तो सबसे पहले नेहरू कितने सालों से अपनी वकालत छोड़ दी थी, उन्होंने फिर से अपने काले रोब्स पहने, एंड ही वाज वन ऑफ द लीडर्स, लीडिंग लॉयर्स फाइटिंग फॉर द आईएनए प्रिजनर्स। जब आईएनए की फौज बनी तब उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, ये जो बोस और गांधी नेहरू बोस की लड़ाई बताते हैं सब लोग, बोस ने कहा कि हम भारत में जा रहे हैं एंड वी वांट द ब्लेसिंग ऑफ द फादर ऑफ द नेशन। ये फादर ऑफ द नेशन गांधी जी को कहना किसने कहा है? ये बोस ने कहा है। और हम कहते हैं कि जी ये एक दूसरे के खिलाफ थे। तो ये हमारी जो करंट भावना है ना, करंट मेंटालिटी है, जिसमें हम बड़ी तरह से सोचते ही नहीं है, छोटी छोटी लड़ाइयां सोचते रहते हैं, ये पॉलिटिशियन उस पॉलिटिशियन से लड़ रहा है। ये इस तरह की सोच के साथ आप इतना बड़ा एक मूवमेंट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मूवमेंट, मास मूवमेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, आप उसको नहीं समझ सकते हैं। इसको सोचने के लिए अलग किस्म के आखिर में जो कहा जाता है ये डॉक्यूमेंट्स बाहर आ जाना चाहिए, और इसलिए सरकारें नहीं रिलीज करती हैं क्योंकि और देशों से हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इतिहासकार के हिसाब से कहता हूं कोई डॉक्यूमेंट नहीं छुपना चाहिए, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट्स भी सबको मिलने चाहिए। हमारा आरटीआई एक्ट जो है वो कहता है 30 साल पुराने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इट मस्ट बी ओपन। आपको सारी दुनिया में ये मानने लगी है। अब सीआईए के डॉक्यूमेंट्स नहीं निकल रहे कि किस किस को उन्होंने मरवाया और कैसे मरवाया। तो हमारे देश में क्यों हम छुपाते हैं? कुछ भी नहीं छुपना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आने दीजिए, उसको स्टडी करेंगे और एक बैलेंस हिस्ट्री बताएंगे। बिल्कुल सर, आप आए, प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी हमारे पास इतिहासकार, और उन्होंने समझाया हमें कि उस दौर में कितनी विचारधाराएं थी, कॉमरेड से साथ चलते थे और अलग अलग विचारधारा हो सकती है। उस लिहाज से एक साइंटिफिक विजन रखता था और एक इमोशनल विजन। बहरहाल ये जो बहस है, जो विवाद है, आगे हमेशा चलता रहेगा, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं हम बड़ी खबर